Hello children, today I will teach you the chapter 2 of history, New Kings and Kingdoms. न्यू किंग्स एंड किंगडम्स यानी कि नए नए राजा और उनके राज्य। भारत में बहुत सारी डायनेस्टीज हुई और 7th सेंचुरी के बाद इनका वर्चस्व लगातार बढ़ता रहा। कुछ जो नई डायनेस्टीज थीं उनमें चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट आदि प्रमुख थे। 17th सेंचुरी में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे और ये भारत में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे निरंतर। इनको सामंत कहा जाता था। सामंत हर तरह से सक्षम हुआ करते थे और बाद में इन्हें महासामंत कहा जाने लगा। महामंडलेश्वर नाम से भी इनको जाना गया और इन्होंने अधिकतर शक्तियां अपने हाथ में ले रखी थी। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द डेक्कन। दक्षिण में राष्ट्रकूट राजाओं का वर्चस्व निरंतर बढ़ रहा था। कर्नाटक में चालुक्य वंश और दांती दुर्गा राष्ट्रकूट चीफ था, जो राष्ट्रकूट वंश का एक प्रमुख राजा था। इसने चालुक्य को हराकर अपना राज्य आगे बढ़ाया और एक विशेष परंपरा आरंभ की जिसे गोल्डन बॉम्ब कहा जाता था। इसमें कोई क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय माना जाने लगा। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल। कुछ अन्य राज्यों में जो मनुष्य थे, जो वर्चस्व वाली जो फैमिलीज थी, तो उनमें मिलिट्री स्किल के आधार पर वे राजा बन गए। जैसे कि गुर्जर, प्रतिहारी, हरिचंद्र, ये लोग ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने अपने को एक राजा के रूप में प्रतिस्थापित किया और कर्नाटक और राजस्थान को अपने राज्यों में मिलाया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। राज्यों का किस प्रकार का प्रशासन होता था। जो भी नए राज्य थे उन्हें महाराजाधिराज या ग्रेट किंग की उपाधि प्राप्त होती थी। त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी कि 3 भुवनों का राजा, ये उपाधियां उनको उस समय दी जाती थी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। इस समय जो काश्तकार थे, जो जानवर पालने वाले लोग थे, आर्टिसन थे, इन्हें टैक्स भी देना होता था और ये अपने जो भी उत्पादन करते थे, प्रोड्यूस पैदा करते थे, उससे टैक्स जमा किया करते थे। ट्रेडर से भी उस समय रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स। और इन स्रोतों से राजा को आमदनी होती थी। राजा इस राजस्व का उपयोग युद्ध करने में और अपनी पोजीशन को हाईलाइट करने में करता था। फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। जो कलेक्शन करने वाली फंक्शनरीज थी, तो वो विशिष्ट परिवारों से लोगों को चुना जाता था और परंपरागत रूप से ये पोजीशन उनकी लगातार आगे बढ़ती ही रहती थी पीढ़ी दर पीढ़ी। जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे उन्हीं को इन पोजीशंस पर आगे नियुक्त कर दिया जाता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति जो होती थी तो उनमें जो रिकॉर्ड होते थे, जो सूचनाएं होती थी, वो सही हों। साहित्यिक रूप से ये जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी इनसे उस समय की जीत, हार और जो भी अन्य कंडीशंस थी उनके बारे में पता चल जाता था। दीज वर कंपोज बाई लर्न ब्राह्मण। इन्हें विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लिखा जाता था और उस समय प्रशासनिक वर्णन किया जाता था। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। जो राजा होते थे तो ब्राह्मण लोगों को वो भूमि दान दिया करते थे। ये प्रशस्ति कॉपर प्लेट्स पर रिकॉर्ड की जाती थी। वारफेयर फॉर वेल्थ। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन द स्पेसिफिक रीजन। जो भी डायनेस्टी होती थी उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता था और सेम उसी समय कुछ अन्य लोग आक्रमण करने के लिए भी तैयार रहते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज। ऐसा ही एक शहर था कन्नौज, गंगा वैली में, जिस पर सभी राजा आक्रमण करने को उत्सुक रहते थे और उसे अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। गुर्जर, प्रतिहारी, राष्ट्रकूट, पाल वंश सभी ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया था। इसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल नाम दिया गया। जो रूलर्स थे वो अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाने में लगे रहते थे और अपने वैभव को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण करते थे। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान का था, उसने 997 से लेकर 1030 तक राज किया और सेंट्रल एशिया के
ईरान और नॉर्थ पश्चिम के कुछ भागों पर उसने अपना कंट्रोल कर लिया। बाद में जब वो अधिक शक्तिशाली हो गया तो अपने आसपास के इलाकों में लूट मार करते हुए वो भारत में भी पहुंचा। उसने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, जिसे तोड़कर उसने इन सभी जेवरात को लूटकर अपने शहर गजनी पहुंचा दिया। सुल्तान महमूद अन्य लोगों के बारे में, उनकी जीत के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक रहता था। अल बरूनी ने किताब अल हिंद में उस समय का वर्णन किया है। अदर किंग्स हु इंगेज इन वारफेयर इंक्लूडेड द चेहमन। जो कुछ अन्य राजा लोग थे जो इस युद्ध में शामिल हुए, उनमें चेहमन या जिन्हें बाद में चौहान नाम से जाना गया, जो दिल्ली और अजमेर के रीजन में राज्य करते थे। उनके राज्यों को अपने में मिलाने के लिए जो तुर्क राजा थे उन्होंने उन पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में दिल्ली के चौहानों की जीत हुई। उत्तर प्रदेश में गहडवाल्स और गुजरात में चालुक्य वंश का उस समय शासन था। चेहमन या चौहान पृथ्वीराज थर्ड ने 1168 से 1192 तक शासन किया। बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी ने 1191 में उसे हराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन इसमें उसकी हार हो गई। दोबारा से आक्रमण जब उसी साल जब उसने किया 1192 में, तो वो जीत गया। फ्रॉम उरियार टू तंजौर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। चोल वंश ने किस प्रकार से अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया। मुत्यार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा में मुत्यार नाम का जो फैमिली थी, तो उसने वहां पर पल्लव राजाओं को कांचीपुरम में सबॉर्डिनेट दिया। और विजयलय में एक प्राचीन चीफ जो चोल वंश से बिलोंग करता था उरियार, उसने डेल्टा से लेकर मुत्यार तक 9th सेंचुरी में अधिकार कर लिया। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजौर। बाद में उसने तंजौर में एक मंदिर बनाया जिसमें उसने निशम्बुशुनी नाम की देवी का स्थान अर्पण किया। द सक्सेसर ऑफ विजयलय conquered neighboring region and kingdom grew the size and power. The Pandyan and Pallav territories to the south and north were made part of this kingdom. विजयलय की जो नेबरिंग रीजन्स थे तो निरंतर शक्ति और साइज में आगे बढ़ रहे थे। पांड्यान और पल्लव जो टेरिटरीज थी दक्षिण और उत्तर में, वो इस राज्य का हिस्सा बनी। राजा राजा फर्स्ट जो कि एक चोला रूलर था, 985 में उसने अपने आसपास के एरियाज को कंट्रोल कर लिया। राजा राजा का बेटा राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा वैली पर आक्रमण करके श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया को नेवी के दल वहां पर डेवलप करने के लिए भेजे। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तंजौर का जो बड़ा मंदिर था उनमें गंगईकोटा चोलापुरम राजा राजा और राजेंद्र के द्वारा बनवाया गया था। Chola temples often became the nucleus of settlement which grew around them. These were centers of craft production. मंदिरों के आसपास जो चोल वंश ने बनवाई थी, तरह तरह के सेटलमेंट हो गए जिनमें कि काश्तकार आदि प्रमुख थे। इसके अलावा कुछ अन्य लोग थे जो मालाएं बनाते थे और कुकिंग का काम करते थे, सफाई का काम करते थे। कुछ म्यूजिशियन और डांसर थे। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हब बन चुके थे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। मेनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी इस समय बहुत उन्नति हुई और कावेरी नदी की ब्रांच निकालकर बंगाल की खाड़ी से चैनल बनाकर सिंचाई का काम आरंभ किया गया, जिससे कि खेती अधिक से अधिक हो सके। मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती थी। ऑल्दो एग्रीकल्चर है डेवलप्ड, यद्यपि तमिलनाडु में एग्रीकल्चर का काफी विकास हुआ और इससे लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन आरंभ हो गया। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट लैंड थी उसको साफ करके खेती योग्य बनाया गया। डेल्टा रीजन में जहां पर बाढ़ आती थी वहां से कैनल बनाकर खेतों तक पानी को पहुंचाया गया और बाढ़ आने को रोका गया। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। कहीं कहीं पर जहाँ पर नदियाँ और नहरें पहुंचना मुश्किल था, वहां पर पानी को पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल संसाधनों का उपयोग किया गया और प्लानिंग करके कहीं बारिश का पानी एकत्र करके खेतों की सिंचाई को महत्व दिया गया। लोग गांव में रहते हुए इन एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट रखते। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उस समय जो साम्राज्य था उसका शासन किस प्रकार चलता था, तो उस समय जो काश्तकार थे, सेटलमेंटर्स थे, उनको उर कहा जाता था और जो गांव के ग्रुप थे उनको नाडू कहा जाता था। और नाडू में कुछ विशिष्ट फंक्शन जैसे कि न्याय, टैक्स का जमा करना आदि काम होते थे। This peasant of Velala caste exercised considerable control over the affairs of Nadu. वेलाला कास्ट
जिनमें की रिच पीजेंट हुआ करते थे, उनको चोला गवर्नमेंट ने सुपरविजन के लिए तैयार किया था। चोल वंश के जो राजा लोग थे वो लैंड ओनर्स थे और उनको मूवेन डे वेलन नाम दिया गया। ये वेलन का अर्थ होता था कि 3 राजाओं का एक पीजेंट जो कि सर्विस या सेवाएं प्रदाता होते थे। और यार का अर्थ होता था चीफ यानी कि प्रमुख, जो मार्कर ऑफ रेस्पेक्ट हुआ करते थे। और इसके अलावा राज्य और केंद्र के रूप में सरकारें हुआ करती थी, उनके ऑफिस अलग हुआ करते थे। वी हैव सीन द ब्राह्मणाज ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट और ब्रह्मदे, जो ब्राह्मण वर्ग था उसको लैंड के रूप में ब्रह्मदे दिया जाता था, ग्रांट मिलती थी। और लार्ज नंबर सेटलमेंट उनको कावेरी वैली में प्रदान किए जाते थे। ईच ब्रह्मदेव और लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली, प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखभाल एक संगठन के द्वारा की जाती थी जिसे सभा कहा जाता था। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल, जो उनके निर्णय होते थे उनको इंस्क्रिप्शन के रूप में रिकॉर्ड किया जाता था और मंदिरों की दीवारों पर, स्टोन पर उनका उल्लेख किया जाता था। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स, जो संगठन के व्यापारिक केंद्र थे उनको नगरम कहा जाता था और नगरों में कुछ प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। उत्तरामेरूर चिंगलपुट जिले में जो कि तमिलनाडु में है, इस प्रकार की इंस्क्रिप्शन प्राप्त होती है। सभा हैड सेपरेट कमिटीज, सभा में एक अलग कमेटी होती थी जिसका काम सिंचाई के कामों को देखना, मंदिरों की देखभाल करना, गार्डन की देखभाल करना आदि होता था। और ये कमेटी इस प्रकार के रिकॉर्ड को रखती थी लिखित रूप में। इसके लिए उनको पाम लीफ का एक टिकट दिया जाता था और इन टिकट्स को रखने का काम एक यंग बॉय करता था जो कि मिट्टी से बने पात्र में इन टिकट को सुरक्षित रखता था। और जब भी इनकी आवश्यकता कमेटी को होती थी तो वही उन्हें ये टिकट प्रदान करता था। तो इस प्रकार से उस समय का प्रशासन सुचारू रूप से चलता था। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।